हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं 7 दिसंबर की क्लास और ये जो सेशन हम डिस्कस करेंगे फेथ एंड फ्रीडम नाम से जो एडिटोरियल है ये पब्लिश हुआ था 6 दिसंबर के न्यूज़पेपर में। फेथ एंड फ्रीडम से मतलब क्या है? फेथ का मतलब आस्था है और फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। तो आस्था और आज़ादी। यहाँ एक ग्रामर का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ मैं आपको कि एंड अपने दोनों साइड में समान चीज़ों को लेता है। एंड पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। एंड अपने दोनों साइड में सेम चीज़ों को लेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों ही नाउन हैं, ठीक है, क्योंकि एंड लगा हुआ है और कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो फेथ एंड फ्रीडम का मतलब है आस्था और आज़ादी। आइए पढ़ते हैं इसको विस्तार से। और वैसे आपको सुबह ही इसका एडिटोरियल का पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे इवनिंग में और कौन कौन से नए वर्ड्स आज आप सीखेंगे। तो कह रहा है कि प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन। तो चलिए शुरुआत के दो शब्द ही आपको बता देता हूं। प्रोट्रैक्टेड जो शब्द है इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड, मतलब लंबित, एक्सटेंडेड, ठीक है, या प्रोलॉन्ग्ड भी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड, लंबित। और लिटिगेशन का मतलब होता है लॉ सूट, मुकदमे को बोलते हैं। तो जो काफी लंबे समय से मुकदमा जो चल रहा है, कौन सा? इन द नेम, इस नाम पर। किस नाम पे? कॉम्बैटिंग फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन। फोर्सिबल का मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती, रिलीजियस धार्मिक, कन्वर्जन का मतलब रूपांतरण हो गया, धर्मांतरण हो गया। इज टेकिंग अ वैल्यूएबल टाइम ऑफ कोर्ट्स। इस टेकअप का मतलब यहाँ पे है वेस्ट करना। यहाँ पे इस टेकअप का मतलब होगा वेस्ट करना। तो इस पैराग्राफ के अंदर क्या काम की बात थी? प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन, इसकी वर्ब जो है वो इज है, इज टेकिंग अप, ये इसकी वर्ब है। टेकअप का मतलब वेस्ट करना है। प्रोट्रैक्टेड का लंबित है, प्रोलॉन्ग्ड है या एक्सटेंडेड है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है क्योंकि लिटिगेशन नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। लिटिगेशन नाउन है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में TION जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। तो लिटिगेशन नाउन है, प्रोट्रैक्टेड एडजेक्टिव है। तो प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन का मतलब हो गया ऐसा मुकदमा जो काफ़ी लंबे समय से लंबित था, काफ़ी लंबे समय से चल नहीं रहा था। तो वो मुकदमा किस नाम पर? कॉम्बैट करने के नाम पर। कॉम्बैट करना मतलब लड़ना या सामना करना, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई किसके खिलाफ है? जबरदस्ती, बलपूर्वक, जो धार्मिक एक परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन किसी का करवाया जाता है। तो ये लिटिगेशन, ये मुकदमा, ये वेस्ट कर रहा है टाइम, वैल्यूएबल टाइम, बहुमूल्य समय, किसका? न्यायालय का, कोर्ट्स का। समझ में आ गई बात? तो काम की बात यहाँ पे बताई दी मैंने आपको। वैसे ओ प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के बाद में ING लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग ए परपटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है इज हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है किसकी? एक परपर्टेड का मतलब होता है सपोज्ड, तथा कथित, जैसा कि कहा गया है, जिसके बारे में जो दावा किया गया है। तो कोर्ट सुनवाई कर रहा है किसकी? तथाकथित पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, PIL की। सीकिंग, जिसमें चाहा गया है, सीक का चाहना, तलाशना, मांगना, ये सब होता है, जिसमें ये चाहा गया है कि कार्यवाही की जाए। टू कर्ब डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन। कर्ब का मतलब होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना, यहाँ लिख देता हूँ। कर्ब का मतलब है रेस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रेन करना, रोकना। और डिसीटफुल का मतलब होता है धोखे से भरा हुआ। डिसीट मतलब धोखा है, फुल है तो धोखे से भरा हुआ। रिलीजियस कन्वर्जन, धार्मिक रूपांतरण, इन द कंट्री, देश में। सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, वर्ब है इज हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है किसकी? एक तथाकथित PIL की, जिसमें चाहा गया है कि कार्यवाही की जाए, किसके लिए? रोकने के लिए धोखे से हो रहे धार्मिक कन्वर्जन की, देश में, ठीक है। अच्छा, यहाँ काम की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। जो मैं की पॉइंट्स बताता हूँ ये आपको सब नोट करने हैं, कहीं पर भी कोताही नहीं बरतनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा, एक काम की बात यह है। दूसरी काम की बात यह है कि हियर के साथ में ING केवल तभी लगेगा जब इसका मतलब सुनवाई हो और इससे पहले कोई डूअर, इसका काम करने वाला जो है वो दे रखा हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसका डूअर है, इसलिए यहाँ पे ING लिया जा सकता है, वरना ING नहीं लगता। एक काम की बात यह है कि सीक जो दे रखा है, सीक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। सीक की सेकेंड फॉर्म सॉर्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी सॉर्ट होती है। चाहना, तलाशना, कोशिश करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। आगे देखिए, नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। अब गुजरात नहीं चाहता था कि गुजरात पीछे रह जाए, तो गुजरात सरकार जो है वो कोशिश कर रही है क्या करने की? रिमूव करने की, हटाने की। हटाना क्या है? एक स्टे।
स्टे लगा हुआ था एक प्रोविजन पर, एक नियम पर। नियम किसका था? इसका एंटी कन्वर्जन लॉ, एक कन्वर्जन लॉ के विरुद्ध। कन्वर्जन लॉ का मतलब ये जो धर्म रूपांतरण संबंधी कानून है उसके एंटी, उसके बिल्कुल विपरीत एक प्रावधान था, उस पर जो एक स्टे लगा रखा था उसको हटाने की कोशिश कर रही है। दैट रिक्वायर्स, अब ये जो कानून है उसके लिए कह रखा है, इस कानून को ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? प्रायर परमिशन की, पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन किसकी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। किसके लिए? किसी भी कन्वर्जन के लिए, चाहे वो डायरेक्टली करवाए या इनडायरेक्टली करवाएं, प्रत्यक्ष रूप से करवाएं या अप्रत्यक्ष रूप से करवाएं। सब्जेक्ट है गुजरात गवर्नमेंट, वर्ब है इज सीकिंग, ठीक है। दैट है ये इस लॉ के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है वो रिक्वायर्स है। तो नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, अब बी के साथ थर्ड फॉर्म है, लीव की थर्ड फॉर्म है ये लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है। तो ये नहीं चाह रहा था गुजरात की, गुजरात पीछे रह जाए, तो इसलिए गुजरात सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है। एक स्टे लगा हुआ था एक प्रोविजन पर, एक प्रावधान पर, एक नियम पर। वो नियम किसमें था? एंटी कन्वर्जन लॉ में, जिसमें आवश्यकता किसकी पड़ती है? जिसमें आवश्यकता पड़ती है प्रायर परमिशन की। एक प्रावधान था, उस प्रावधान के लिए दैट आ रहा, दैट यहाँ पे इस लॉ के लिए नहीं आ रहा, ये प्रावधान के लिए आ रहा है, प्रोविजन के लिए आ रहा है। तो वो कानून जिसके अंदर एक प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न में ज़रूरत पड़ती है कि पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कन्वर्जन करने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो उस पर जो स्टे लगा हुआ था उसको हटाने की कोशिश कर रही गुजरात सरकार, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैंने वैसे प्रायर को हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि प्रायर से बनता है प्रायोरिटी, याद रखना है, और प्रायर का मतलब होता है पहले से, ठीक है, पहले को बोलते हैं प्रायर। नेक्स्ट कह रहा है द गुजरात हाई कोर्ट हैड करेक्टली स्टेड सेक्शन 5 ऑफ द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। एक कानून है, एक्ट जो भी होता है उससे पहले द लगता है, ध्यान रखेंगे। तो एक कानून है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इसको हिंदी में करें तो गुजरात आज़ादी, धर्म की आज़ादी संबंधी अधिनियम है 2003 का। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5। इसको ठीक इसने बिल्कुल सही किया कि इसने स्टे लगाया था गुजरात हाई कोर्ट ने। कब लगाया था? ये अमेंड किया गया था 2021 में। किस लिए? ताकि इसमें कन्वर्जन को शामिल कर सकें मैरिज के द्वारा। कोई विवाह अगर किसी ने कर लिया है दूसरे धर्म से, धर्म के लड़के से, तो फिर अब उसका धर्म चेंज मान सकते हैं, ऐसा एक प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया था। तो गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया था। तो गुजरात हाई कोर्ट की वर्ब है वो हैड स्टेड है, करेक्टली यहाँ पे एडवर्ब है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक यहाँ पे स्टे लगाया था सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 किसका था? इस एक्ट का, जो 2003 का एक्ट है। ब्रैकेट में समझाया गया है कि इस अधिनियम में संशोधन किया गया था 2021 में, किस लिए? ताकि कन्वर्जन को इंक्लूड किया जा सके, और कन्वर्जन किस से? मैरिज से। वाइल ऑल्सो स्टेइंग, तो यहाँ पे एक तो स्टे लगाया था इस सेक्शन नंबर 5 पर इस एक्ट के, और साथ में यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टे लगाया था ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोविजंस, कुछ और भी प्रावधान थे उनके संचालन पर भी इसने स्टे लगाया। उन प्रोविजंस की बात करें तो दैट लगा के बता रहा है, वो प्रावधान जो थे उसमें चाहा गया था, कोशिश की गई थी, डिमांड की गई थी टू कवर इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ का मतलब हो गया अंतर, जो मतलब कह सकते हो कि अंतर धर्म, मतलब दूसरे धर्मों से संबंधित। इंटरफेथ का मतलब ये है, फेथ का मतलब जिसकी जिस धर्म में आस्था है वो, इंटर लगा दिया मतलब एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करे, ये है। तो कह रहा है कि इसने में ये कोशिश की गई थी कि कवर किया जाए इंटरफेथ मैरिजेस को भी। किस रूप में? इंस्टेंसेस के रूप में, उदाहरणों के रूप में। उदाहरण किसके? इलीगल कन्वर्जन के, इसको भी गैर कानूनी कन्वर्जन माना जाए। सब्जेक्ट यहाँ पे साफ दे रखा था आपको, गुजरात हाई कोर्ट, वर्ब थी हैड स्टेड, इसी के लिए दे रखा है ये वाइल स्टेइंग। वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब लगती है तो आईएनजी लगता है, ध्यान रखना है। वाइल के बाद में वर्ब लगेगी तो किस रूप में लगेगी? आईएनजी फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। ऑल्सो है वो इससे पहले आ रहा है, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो कई बार सेंटेंस के शुरू में भी आता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि इसमें इसने एक और कहा कि भाई कुछ और प्रावधान है जिसके ऑपरेशन पर स्टे लगाया इसने गुजरात हाई कोर्ट ने, और उन प्रोविजंस में ये चाहा गया था कि कुछ इंटरफेथ मैरिजेस को इलीगल कन्वर्जन के उदाहरण के रूप में कवर किया जाए। इसको भी इंटरफेथ मैरिजेस को कवर किया जाए उदाहरणों के रूप में, कि अगर इंटरफेथ मैरिज हुई तो उसको भी इलीगल कन्वर्जन माना जाएगा। उन प्रावधानों पर भी स्टे लगाया था। अच्छा, अदर के साथ में नाउन है, प्लूरल आएगी, ध्यान रखना है। इस संबंध में बता दूं मैं कुछ चीज़ें आपको। अनदर है, इसके बाद में आपको नाउन लगानी है सिंगुलर। अनदर के बाद में नाउन लगानी है कौन सी? सिंगुलर। अच्छा, अदर हो तो इसके बाद में नाउन लगानी है कैसी? प्लूरल। अदर के बाद में आएगी प्लूरल नाउन, अनदर के बाद में आएगी सिंगुलर नाउन, और दोनों का जो रेफरेंस है ना वो जेनरिक है।
कि दोनों ही जेनरिक रेफरेंस में यूज किए जाते हैं। द अदर अगर दे रखा हो आपको तो इसके बाद में नाउन सिंगुलर भी आ सकती है और इसके साथ में नाउन प्लूरल भी आ सकती है, लेकिन इसका रेफरेंस होगा स्पेसिफिक। अब इसका मतलब ये समझिए कि जब हमें पता हो कौन सा नाउन है स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब ये कि निश्चित अगर है तो वहाँ पे आप द अदर लगाएंगे और द अदर के बाद में नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। लेकिन आप अगर अनदर लगाते हैं या अदर लगाते हैं तो वो जेनरिक होंगे, विशेष नहीं होंगे, उन नाउन्स के बारे में पता नहीं होगा। वहाँ पे अनदर अगर है तो नाउन सिंगुलर और प्लूरल अगर नाउन है तो वहाँ पे अदर। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि प्लूरल नाउन से पहले अदर, सिंगुलर नाउन से पहले अनदर। ठीक है, आगे देखिए, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, ये पता लग ही गया। द हाई कोर्ट हैड नोटेड, हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक बात नोट करी, दैट की द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, की जो पूर्व एक अनुमति संबंधी आवश्यकता है, वुड फोर्स समवन, इससे क्या होगा, ये मजबूर करेगी किसी व्यक्ति को, किस लिए, डिस्क्लोज करने के लिए कि वो अपने धार्मिक विश्वास को बताए, कि कौन सा धर्म में आपकी आस्था है वो बताए, इसके लिए फोर्स करेगी। या फिर किस प्रकार का बदलाव आप चाहते हैं इस फेथ में, इस धर्म की आस्था में, वो बताइए। कॉन्ट्रेरी टू, तो ये विपरीत है, कॉन्ट्रेरी में टू लगता है, ध्यान रखिए, इसका मतलब विपरीत होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग्स दी हुई है, रूलिंग का मतलब निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय दिए हुए हैं, उससे विपरीत है। उन रूलिंग्स में क्या कहा गया है, उन जजमेंट में, उन वर्डिक्ट में क्या कहा गया है, वो वर्डिक्ट कहते हैं कि मैरिज और फेथ जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं इंडिविजुअल की चॉइस को, ये किसी की पसंद का विषय है, इसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बिल्कुल विपरीत होगा। तो हाई कोर्ट की वर्ब है वो हैड नोटेड है। प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, इसकी वर्ब है वो वुड फोर्स है। अच्छा, वुड फोर्स इसलिए लगाया क्योंकि ये इमेजिन कर रहा है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक स्थिति है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इस प्रकार की स्थिति है, तो ये आपका है इमेजिनरी सेंटेंस। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे, उच्च न्यायालय ने यहाँ पे नोट किया कि जो अगर पहले परमिशन वाली जो आवश्यकता है उससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति मजबूर हो जाएगा, यह आवश्यकता मजबूर करे किसी व्यक्ति को कि वो डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज का मतलब वो दिखाए, रिवील करे, शो करे क्या उस व्यक्ति का धार्मिक बिलीफ क्या है, या किस प्रकार का चेंज जो है धार्मिक विश्वास में या धार्मिक मत में वो करना चाहता है। और ये बात जो है विपरीत है किसके, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के। उन रूलिंग्स में क्या कहा गया है, तो रूलिंग्स के लिए दैट लगा रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब है वो से है। तो इन रूलिंग्स में ये कहा गया है कि मैरिज और फेथ जो हैं उसमें इंडिविजुअल की चॉइस शामिल होती है, किसी भी व्यक्ति की खुद की पसंद उसमें शामिल होती है। राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इन अ स्ट्रेंज क्लेम, एक बहुत ही अजीब सा दावा किया गया है। स्ट्रेंज मतलब अजीब, क्लेम मतलब दावा। उस दावे में गुजरात का तर्क क्या है, गुजरात आर्ग्यूज दैट की द स्टे ऑन सेक्शन 5, कि जो सेक्शन 5 पर स्टे लगाया गया है, ये स्टे अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है किसको, यहाँ तक कि जो वास्तविक या असली जेन्युइन मतलब जो बिल्कुल सही हैं इंटरफेथ मैरिजेज हैं उनको प्रभावित कर रहा है। दैट यहाँ पे आ रहा है इन मैरिज के लिए। इन मैरिज में शामिल होता है ना तो कोई फ्रॉड ना कोई दबाव, है ना, एज दोज, क्योंकि वो लोग जो हैं हु यूजुअली सोलेमनाइज सच मैरिजेज, जो कि ऐसी मैरिज करते हैं, वो इस प्रकार की काम करने में मतलब फ्रॉड या कोवर्सन करने में सक्षम होते ही नहीं हैं। एक काम की बात यहाँ पे कोवर्सन है, कोवर्सन का मतलब होता है फोर्स, ये लिख लीजिए, कोवर्सन का मतलब है फोर्स, एक बात। दूसरा यहाँ पे काम की बात है सोलेमनाइज। सोलेमनाइज का मतलब है परफॉर्म करना। सोलेमनाइज का मतलब क्या है, परफॉर्म करना, मतलब मैरिज आदि परफॉर्म करने को बोलते हैं सोलेमनाइज। बाकी गुजरात की वर्ब है वो आर्ग्यूज है, स्टे की वर्ब है वो इज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो एंटीसीडेंट को कनेक्ट करेगा, तो मैरिज की वर्ब है वो इन्वॉल्व है, हु है वो दोज के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब सोलेमनाइज है। सब्जेक्ट वर्ब हो गए, है ना। सच के बारे में बता दूं आपको एक बात कि सच अपने बाद में या तो लेता है प्लूरल नाउन, या तो लेता है प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल। अगर सिंगुलर काउंटेबल लेगा, अगर एक वचन संज्ञा लेगा, तो इससे पहले लेगा ये आर्टिकल, ठीक है ना, ए या एन यहाँ आर्टिकल लगेगा। सच के केस की बात कर रहा हूँ, सच में ऐसी स्थिति होती है, या तो नाउन होता है प्लूरल, या फिर अगर सिंगुलर हुआ तो फिर आपको ए या एन लगाना पड़ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और इसमें काम की बात ये है कि हु जो है अपने एंटेसिडेंट के रूप में, अपने से पहले वाले शब्द के रूप में दोज ले सकता है, दे कभी नहीं ले सकता। हु से पहले दे या देम मत लगाना, दोज लगाया करो।
और इसमें काम की बात यह है कि अफेक्ट क्रिया है, अफेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, प्रभावित करना इसका मतलब होता है। आगे देखिए, अब इसका मतलब समझा दूं फिर से मैं कि एक अजीब से दावे के अंदर गुजरात का तर्क ये था कि जो स्टे लगाया गया है सेक्शन 5 पर, उस सेक्शन 5 पर जो स्टे लगाया गया है, ये स्टे जो है ये इस प्रकार के विवाह को भी प्रभावित करता है जो कि जिसमें ना तो कोई फ्रॉड होता है, ना ही कोई दबाव होता है, जोर ज़बरदस्ती होती है। कारण ये है क्योंकि इस प्रकार के जो लोग जो ऐसे विवाह करते हैं वो इस प्रकार का काम करने में असमर्थ होते हैं, वो कोई जालसाजी या फिर कोवर्सन करने में असमर्थ होते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ए क्लेम, ये एक ऐसे दावे पर आधारित है। दिस की वर्ब है वो इज है, बेस्ड के साथ ऑन लगेगा, तो ये आधारित है एक ऐसे दावे पर दैट द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, कि जो पहले से अनुमति वाली जो आवश्यकता है वो ऑब्विएट करता है। ऑब्विएट का मतलब होता है रिमूव, हटाता है। तो ये हटा देता है किस चीज़ को? आवश्यकता को। आवश्यकता किसकी? प्रश्न पूछने की। प्रश्न मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाने की। क्वेश्चन मार्क किस पे? जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन, कि जो धार्मिक एक परिवर्तन हो रहा है, किसी का धर्म रूपांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो क्या उसका नेचर है वो बिल्कुल सही है, मतलब क्या उसकी प्रकृति बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, फेक तो नहीं है। फेक का उल्टा होता है जेन्युइन। इफ एनी, यदि कुछ है तो। कॉन्सेक्वेंट अपॉन, कॉन्सेक्वेंट अपॉन का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, फॉलोइंग एज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब के चलते, फॉलोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब होता है के चलते, के परिणाम स्वरूप। किसके परिणाम स्वरूप? इंटर रिलीजियस मैरिज के परिणाम स्वरूप, मतलब धर्म के अंदर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करता है, उसके चलते। फिर समझ लीजिए ये आधारित है ऐसे दावे पर। ये जो दावा किया गया है, ये दावा किस पर आधारित है वो समझा रहा है। तो ये आधारित है, दिस की वर्बिज हो गई किस पर? ये इस दावे पर आधारित है कि जो पहले से परमिशन वाली रिक्वायरमेंट है ना, ये उस आवश्यकता को खत्म कर देती है, उस आवश्यकता को रिमूव कर देती है जो आवश्यकता होती है क्वेश्चन मार्क लगाने की, कि कन्वर्जन जो है वो जेन्युइन नेचर का था कि नहीं, यदि कुछ ऐसा हुआ है कन्वर्जन। किसके चलते? इंटर रिलीजियस मैरिज के चलते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नो वन वुड बाई, अब यहाँ बाई का मतलब खरीदना नहीं है, काम की बात यह है, मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि बाई का मतलब यहाँ पे अलग है। इसका मतलब यहाँ पे है बिलीव करना, विश्वास करना। तो कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा किसका? इस दावे का। दावा क्या है कि प्रोविजन इनेबल्स वॉलंटरी कन्वर्जन। प्रोविजन मतलब जो प्रावधान है, इनेबल्स मतलब वो समर्थ बनाता है, वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से, कन्वर्जन का मतलब धर्मांतरण। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति इस क्लेम में, इस दावे में विश्वास नहीं करेगा कि प्रोविजन जो है, जो प्रोविजन सेक्शन 5 की बात कर रखी है, उसमें एक जो प्रोविजन है वो स्वैच्छिक कन्वर्जन को इनेबल करता है, सक्षम बनाता है। नो वन की वर्ब है वो वुड बाई है, प्रोविजन की वर्ब है वो इनेबल्स है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड ओनली, अब कह रहा है कि धर्म की जो आज़ादी है वो सुरक्षित है, किस? केवल कब? केवल तभी जब कोई प्रश्न ना उठे। एंड नो सस्पिशन एंटरटेन्ड, एंटरटेन का मतलब भी यहाँ पे अलग है। जैसे यहाँ पे बाई का मतलब हमने किया क्या? बिलीव। ठीक है, वैसे ही एंटरटेन एक तो मतलब क्या होता है एंटरटेन का? अम्यूज करना होता है, मतलब क्या कहें, मनोरंजन करना होता है। यहाँ पे एंटरटेन का मतलब अम्यूज करना नहीं है, यहाँ पे मान लो कि सोचना या इस रूप में लेना, थिंक अबाउट कह सकते हो। यहाँ पे एंटरटेन का मतलब है सोचना, ठीक है, मतलब विचार करना, थिंक अबाउट, थिंक अबाउट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की आज़ादी है, फ्रीडम की वर्बिज है, वो प्रोटेक्टेड है, वो सुरक्षित है। केवल कब? जब कोई प्रश्न ना उठाए जाएं। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चंस की वर्ब आर है, और कोई भी सस्पिशन के, कोई संदेह के बारे में सोचा नहीं जाए, जो आधारित हो किस पर? मेयर फैक्ट, केवल इस तथ्य पर। मेयर का मतलब होता है ओनली, केवल इस फैक्ट पर। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि एन इंटरफेथ मैरिज हैज टेकन प्लेस, कि कोई इंटरफेथ विवाह जो है वो हुआ है ना। टेकन प्लेस का मतलब होता है अकर होना, हैपन होना, घटित होना। तो सब्जेक्ट था फ्रीडम, वर्ब थी इज, क्वेश्चंस है सब्जेक्ट, तो वर्ब है आर रेज्ड। ठीक है, और बाकी इंटरफेथ मैरिज की वर्ब है वो हैज टेकन है। बेस्ड के साथ ऑन लगेगा, बता ही दिया। एंटरटेन का मतलब अबाउट है, बाई का मतलब बिलीव है। ठीक है, आगे देखिए। कॉमन सेंस वुड सजेस्ट, अब कोई सामान्य अगर ज्ञान देखें, मतलब एक कॉमन सेंस, एक आपकी जो सहज एक बुद्धि होती है, वो यहाँ ये बताएगी दैट फोर्सिंग समवन टू डिस्क्लोज एन इंटेंट, कि किसी व्यक्ति को मजबूर करना कि वो अपना इरादा बताए कि वो क्यों चेंज करना चाहता है अपना फेथ,
तो ये जो फोर्स करने की बात है ना, ये वायलेट करती है। वायलेट करने का मतलब अतिक्रमण करती है, उल्लंघन करती है, इन्फ्रिंज करती है, नियम तोड़ती है। कौन सा नियम तोड़ती है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि आपकी आत्मा की एक आज़ादी है, कि आपकी आत्मा कुछ भी सोच सकती है। मतलब आपकी आत्मा में क्या है, आपके मन में क्या है, वो बताना जरूरी थोड़ी ना है। एंड द राइट टू प्राइवेसी, और एक आपको निजता का अधिकार है, उसका भी उल्लंघन है ये। तो कॉमन सेंस की वर्ब है वुड सजेस्ट। फोर्सिंग जो है वो जेरेंड है। जब आईएनजी फॉर्म कभी सब्जेक्ट बनती है, याद रखिएगा, जब भी कभी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे जेरेंड कहा जाता है। फोर्सिंग की वर्ब है वो क्या है? फोर्सिंग की वर्ब है वायलेट्स। तो कह रहा है कॉमन सेंस यहाँ पे ये बताएगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये फोर्स किया जाए कि वो अपना इरादा बताए अपने धर्म को बदलने का, तो ये कॉन्साइंस जो है, हमारी आत्मा है, सॉल है, उसकी फ्रीडम और निजता का जो अधिकार है, उसकी जो चीज़ है वो उसको उल्लंघन करेगी, उसका अतिक्रमण करेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, ऑल्सो, साथ ही। मैंने कहा था कि ऑल्सो या तो लगता है मैन वर्ब से पहले या फिर लगता है सेंटेंस के स्टार्ट में। अभी देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। और ऑल्सो की जो वर्ड कैटेगरी होती है वो होती है क्या? ये एडवर्ब है, ये हमेशा याद रखना है। तो इसके साथ साथ एक बात और देखिए कि जब कोई एक सेपरेट अपील, कोई भी एक अलग याचिका, किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ। इंटरिम क्या होता है भाई? इंटरिम जो शब्द है इसका मतलब होता है टेम्परेरी। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, अस्थाई। ठीक है। इंटरिम का मतलब और क्या होता है? प्रोविजनल कह सकते हो अस्थाई को, प्रोविजनल। तो कह रहा है कि भाई इसके साथ साथ एक बात और है कि एक अलग से याचिका किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के जो एक अस्थाई आदेश है उनके खिलाफ। उन आदेशों में क्या था? उन आदेशों में स्टे लगाया गया था प्रोविजंस पर। तो ये जो अपील है, अपील की वर्ब आ गई इज, ये पेंडिंग है। किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। देयर वॉज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं थी। किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट की पिटीशन के लिए, राज्य सरकार की याचिका की। वो याचिका जो चाह रही थी, सीख कर रही थी, मांग रही थी क्या? कि रिवाइव किया जाए प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट को, कि फिर से इसको एक्टिवेट किया जाए। जो अब आप हटा चुके हो, पहले से अनुमति लेने की जो आवश्यकता है उसको फिर से लगाया जाए। एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग हियरिंग, किस रूप में, किस हिस्से में? कि वर्तमान में जो सुनवाई चल रही है, ऑनगोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, हियरिंग का मतलब सुनवाई। सुनवाई किस पे चल रही है? पीआईएल। और पीआईएल किसके खिलाफ है? रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका है। तो सेपरेट अपील की वर्ब है वो तो है इज, पेंडिंग। नो नीड, नो डिटर्मिनर है, नीड यहाँ पे नाउन है। और याद रखिए नीड जब नाउन होता है तो प्रेपोजिशन इसके बाद फॉर लगता है, ओव नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इंटरिम का मतलब प्रोविजनल या टेम्परेरी होता है। तो इसके साथ साथ एक बात और बताई कि एक अलग सी याचिका किसके खिलाफ? उच्च न्यायालय के जो अंतरिम आदेश है उनके खिलाफ। उन आदेशों में क्या था? उन आदेशों में उन प्रोविजंस पर स्टे लगा रखा था, है ना। तो ये कह रहा है कि ये अपील पेंडिंग है। किसके समक्ष पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। और दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट के पिटीशन की, याचिका की, जिसमें ये चाहा गया था कि प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट को फिर से आप रिवाइव करो। किस रूप में? जो फिलहाल एक लिटिगेशन जो है, एक मतलब ये पीआईएल जो रिलीजियस कन्वर्जेंस के खिलाफ दायर कर रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, उस पार्ट के रूप में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑन द लार्जर इशू, अब कह रहा है इससे बड़े मुद्दे पर अगर बात करें, थोड़ा सा बृहद स्तर पे बात करें, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, उसके जो ऑब्जर्वेशन, जो भी इन्होंने सोचा, जो परसीव किया, जिसका अध्यक्षता करी जस्टिस एम.आर. शाह ने, है ना। टू द इफेक्ट का मतलब इस कह सकते हो कि इस परिप्रेक्ष्य में, क्या मान लीजिए, इस कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए, दैट रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू अल्योरमेंट। अल्योरमेंट का मतलब होता है भाई टेम्पटेशन। क्या मतलब होता है? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, एंटाइसमेंट भी कह सकते हो इसको आप, एंटाइसमेंट भी कहा जा सकता है एल्योरमेंट को। तो क्या कह रहा है, फिर से समझिए, कह रहा है कि इससे भी बड़े मुद्दे पर अगर देखें, इसको बड़े स्तर पर अगर देखें, तो जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के, जिसका नेतृत्व किया, जिसका अध्यक्षता की जस्टिस एम.आर. शाह ने, टू द इफेक्ट मतलब इस प्रसंग में, वो ये था कि रिलीजियस कन्वर्जन जो होते हैं, धार्मिक जो परिवर्तन होते हैं, धर्म परिवर्तन होता है, किसके माध्यम से? बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कर दिया, किसी को लालच देकर करवा दिया, या चैरिटी वर्क से हो गया, है ना। चैरिटी वर्क क्या होता है? किसी को अगर आपने चैरिटी कर दी, दान दिया, ऐसा कुछ किया, तो इस तरीके से हो गया। तो इज, ये कन्वर्जन की वह बीज है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ये गंभीर समस्या है।
इंडिकेट, अब ये ऑब्जर्वेशंस की वर्ब यहाँ पे इंडिकेट है, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो भी वहाँ की बेंच के जो जजेस थे उन्होंने जो कुछ सोचा है वो ये दर्शाता है क्या, ईगरनेस, कि उनकी आतुरता है, वो उत्सुक हैं किस चीज़ में, वो गवर्नमेंट को गोड करना चाहते हैं। गोड का वैसे उकसाना होता है, प्रेरित करना भी कह सकते हो आप, यहाँ पे इंस्पायर करना भी कह सकते हो, और नेगेटिव सेंस में अगर लोगे तो प्रोवोक करना भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तो पॉजिटिव सेंस ही दे रहा है ये, तो इसको इंस्पायर करना ही मानना है, मतलब प्रेरित करना। तो कह रहा है कि ये एक दर्शाता है कि जो ऑब्जर्वेशन रहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, वो दर्शाता है कि ये बड़े उत्सुक हैं कि गवर्नमेंट को प्रेरित करना चाहते हैं किस चीज़ में, कमिंग अप विद एंटी कन्वर्जन मेजर्स, कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो एंटी कन्वर्जन कुछ उपाय लेकर आए, किस स्केल पे, नेशनल स्केल पे, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कुछ उपाय लाए जिसमें कन्वर्जन के जो उपाय हैं, मतलब ये ऐसे उपाय हैं जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ होंगे, उनके एंटी होंगे, ऐसे उपाय लेकर आए, ये चाहती है बेंच। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका भी। फिर कह रहा है इट इज अ क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है प्रश्न उठाने योग्य, क्वेश्चन मार्क लगाने योग्य, क्वेश्चन मार्क लगाना मतलब डाउट है, संशय है, सस्पिशन है, तो ये क्वेश्चनेबल है मतलब ये डाउटफुल है, ठीक है ना। इसमें कह सकते हो सस्पेंस है क्या, कि वेदर कोर्ट शुड एंटरटेन एग्जैजरेटेड एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब चार्ज होता है, एग्जैजरेटेड का मतलब है अतिशयोक्तिपूर्ण, बढ़ा चढ़ाकर जो आरोप लगाए गए हैं, एंटरटेन का मतलब मैंने बताया था थिंक अबाउट होता है, ठीक है ना। रैम्पेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, जो लगातार चल रहा हो, बिना रुके चल रहा हो, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। फ्रॉड्यूलेंट का मतलब हो गया जालसाजीपूर्ण, कन्वर्जन का मतलब हो गया धर्मांतरण, धर्म रूपांतरण या धर्म परिवर्तन। तो ये क्वेश्चनेबल है, ये प्रश्न उठता है कि क्या कोर्ट्स को सोचना चाहिए किस बारे में, उन आरोपों के बारे में जो बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किए गए हैं। आरोप किसके हैं, अनियंत्रित रूप से जालसाजी से जो पूरे देश भर में ये धर्म रूपांतरण चल रहा है, धर्म परिवर्तन चल रहा है, किसकी बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड के साथ में ऑफ लगता है, किसकी बजाय, लिविंग इट टू स्टेट्स, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट्स को ये बात जो है सरकारों पर छोड़ देनी चाहिए, राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए कि वो इस समस्या के स्तर को पहचाने, इसके एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, कि इसके स्तर को पहचाने, इफ एनी, यदि कुछ ऐसा है तो, एंड अडॉप्ट स्टेप्स, और सरकार ही, ये स्टेट्स ही जो है वो कदम उठाए, किसके लिए, सुरक्षित रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को, और कम्युनल हार्मनी का मतलब सांप्रदायिक सामंजस्य को। हार्मनी का सामंजस्य होता है, कम्युनल का सांप्रदायिक होता है, कम्युनल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रोपोर्शनल हो सकता है इसकी जगह पे, कम्युनल जैसे दे रखा है ना, तो जहाँ पे एल आएगा लास्ट में वो जनरली हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एलिगेशन एक वर्ड था, चार्ज होता है, अभियोग होता है, आरोप होता है, रैम्पेंट का अनकंट्रोल्ड है, एंटरटेन तो हम खैर पहले ही डिस्कस कर चुके, थिंक अबाउट होता है। तो ये था सब आज के इस सेशन में। अब मैं बात करूंगा उन क्वेश्चंस की जो कि क्वेश्चंस होते हैं किसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हैं पेड कोर्स में।